अपनी स्क्रीन पर इन 3 खबरों को कायदे से निहार लीजिए। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा के भीतर से निकल कर आई हैं और बता रही हैं कि भारतीय लोकतंत्र की कैसी दुर्दशा होती जा रही है। मैंने बार बार कहा है कि जब मालिक खुद को नौकर समझने लगता है तो नौकर मालिक के सर पे चढ़ के ही डांस करना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब नौकर पलट के मालिक से ही पूछता है कि सिद्ध करो, कागज दिखाओ कि तुम मालिक हो। कुछ ऐसा ही हाल आजकल हमारे देश में चलता हुआ दिख रहा है। बार बार आरोप लगता है कि जो चुनाव आयोग जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के हित का काम करने के लिए बनाया गया है, वो जनता को ही संदेह की नजरों से देखने लगा है और इन सब से भारत की जनता को बचाने वाला कोई अन्य संस्थान भी नजर नहीं आता। क्योंकि चुनाव आयोग पर सिर्फ एक ही संस्था अंकुश लगा सकती है, उसे रास्ते पर ला सकती है, वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका एसआईआर के मामले में अब तक क्या करती रही है, किसी से छुपा तो है नहीं। आज इस वीडियो में हम 3 रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। एक उत्तर प्रदेश से है जो कि बीबीसी पर पब्लिश हुआ है, दूसरा भी उत्तर प्रदेश से है, आजमगढ़ से, वहां क्या हो रहा है उसे भी देखेंगे, और अगली रिपोर्ट है पश्चिम बंगाल से, जिसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने तैयार किया है और बड़ा गहन एनालिसिस किया है। दोनों चुनावी राज्य हैं और दोनों में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और उस प्रक्रिया में जो कुछ हो रहा है वो हम सब के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी चिंताजनक। इन तीनों रिपोर्ट्स पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गोदी मीडिया ये चीजें कभी दिखाएगा नहीं। बाकी आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी और बंगाल में एसआईआर को लेकर जो चीजें सामने आई हैं उन पर चर्चा करने से पहले आपको याद दिला दूं कि बिहार एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा था तब लोगों को थोड़ी सी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। हालांकि मैंने उस वक्त भी आगाह किया था कि हुई है वही जो राम रचि राखा। वर्तमान चुनाव आयोग और चुनाव के मामले में राम कौन है भारतीय लोकतंत्र की अम्मा का, उसने क्या रच रखा है, बताने की जरूरत तो है नहीं। बिहार एसआईआर की शुरुआत के बाद मैंने बार बार अंदाजा लगाया था, जो हो रहा था उससे अंदाजा लगाया था कि एसआईआर ठीक वैसा ही होगा जैसा केंचुआ चाहता है। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों को भी केंचुआ ने मानने से इनकार कर दिया। समझने वाली बात यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट एक वक्त में आदेश देने के लिए जाना जाता था, डांटने, फटकारने और कार्रवाई करवाने के लिए जाना जाता था, वो अमृतकाल में सलाह मशवरा देता है, अनुरोध करता है। और तो और एसआईआर के मामले में तो कथित रूप से पूरी प्रक्रिया ही पलट दी गई। पहले एसआईआर की वैधता की जांच होनी चाहिए थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर जोर दिया और प्रक्रिया की जांच करता रहा। ये कहीं न कहीं एक स्पेशल ट्रीटमेंट नजर आता है। लोगों को लगा कि कुछ हो रहा है, सुनवाई हो रही है, कुछ तो निकलेगा, मगर हुआ कुछ हुआ नहीं। एसआईआर का परिणाम हो चाहे बिहार चुनाव का परिणाम, लगभग वैसा ही आया जैसे कि हमने महीनों पहले आपसे कहा था। अब आ जाइए ताजा रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश वाला मामला देख लीजिए। देखिए बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहानियां बताया है। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है, यानी 12 राज्यों को मिलाकर लगभग 51 करोड़ मतदाता इसमें शामिल हैं। यूपी के मामले में फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को प्रकाशित होनी है। एसआईआर में 3 तरह के फॉर्म्स की खूब चर्चा हो रही है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। फॉर्म 6 है नया नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 है नाम हटाने के लिए जो पहले से है, और फॉर्म 8 है नाम या एड्रेस में बदलाव के लिए, सुधार के लिए। अब सबसे ज्यादा विवाद है फॉर्म 7 को लेकर, क्योंकि ये नाम काटने वाला फॉर्म है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा मामला खड़ा हो रहा है। जगह जगह से आरोप सामने आ रहे हैं कि भाजपा के लोग इस फॉर्म का दुरुपयोग करते हुए मुसलमानों और विपक्ष के वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं। बीबीसी की इस रिपोर्ट में बदायूं का उदाहरण दिया गया है, जिसमें वार्ड मेंबर जैनलाब्दीन खान और अन्य लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा किए गए। कई केसेस में ऐसा है कि आवेदक अलग हैं और फॉर्म भरा किसी और ने। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह ने यह माना कि उन्हें पार्टी की तरफ से ये फॉर्म मिले, उन्होंने चुपचाप साइन करके दे दिया, लेकिन वो नहीं जानते कि किसका नाम कटवाने के लिए उनकी पार्टी ने फॉर्म भर के दिया था, वो कौन है। इसी तरह सिद्धार्थनगर में 86 फॉर्म एक साथ जमा किए गए, सब के सब मुसलमान थे और बीएलओ का कहना है कि ये सभी लोग गांव में मौजूद हैं, यानी सारे मुस्लिम वोटर गांव में मौजूद हैं, जिंदा है, फिर भी इनका नाम काटने के लिए फॉर्म दे दिया गया। बीएलओ ने बताया कि किसी धर्मेंद्र मौर्य ने ये सारे फॉर्म दिए हैं, चूंकि ये सभी लोग जिंदा भी हैं और अपने पते पर स्थित हैं, तो मैं जैसा है वैसी रिपोर्ट लगा दूंगा। उधर गोंडा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि उनके विधानसभा 298 कर्नलगंज में 6000 से ज्यादा वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है। जब पूछा जाता है कि कौन ये फॉर्म भर रहा है तो लोग कहते हैं कि लिस्ट ऊपर से आई है। योगेश प्रताप सिंह ने बाकायदा बीबीसी को
प्रिंटेड फॉर्म दिखाए। इनमें से एक में जिले का नाम, पोलिंग स्टेशन और विधानसभा का विवरण दर्ज था, लेकिन फॉर्म का आवेदक कौन है यह नहीं लिखा गया था। योगेश प्रताप का आरोप है कि इस तरह के फॉर्म दिए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आवेदक का नाम भरकर बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है। इसके अलावा जहां नाम पर आपत्ति का कारण दर्ज करना होता है, उन सभी फॉर्म में पहले से नामांकित पर टिक किया गया है। इसका मतलब है कि जिसका नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरा जा रहा है वो किसी और स्थान पर लिस्ट में दर्ज है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सब कुछ पहले से तय है कि किसका कितना वोट काटना है। पीडीए और मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जानबूझकर मुस्लिम वोटरों के प्रिंटेड फॉर्म 7 जमा करके उनके वोट काटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही। अखिलेश यादव ने मांग किया कि अब तक जमा किए गए सभी फॉर्म 7 को निरस्त किया जाए। जो फॉर्म जमा कर रहा है उसकी जांच की जाए। अखिलेश यादव के अनुसार कन्नौज में एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 वोट काट दिए गए। उधर संत कबीर नगर का एक वीडियो वायरल है। हालांकि बीबीसी ने अपनी तरफ से इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। इसमें कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि गांव के कुछ लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 जमा किया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति की तरफ से आवेदन किया गया नाम काटने के लिए उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वैसे एसआईआर को लेकर एक और गंभीर आरोप लग रहे हैं। जानते हैं क्या? वो ये है कि जबरदस्ती लोगों का नाम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। यानी कभी विधानसभा बदल दिया जा रहा है, कभी जिला बदल दिया जा रहा है। और यदि आप जाकर कहते हैं कि देखिए मेरा नाम यहाँ होना चाहिए, वहाँ हो गया, तो फिर होता यह है कि आपसे कह दिया जाता है फॉर्म 6 भर दीजिए, आपका नाम यहाँ हो जाएगा और जो दूसरा बना है वो बना रहेगा। यानी वहाँ पर हो सकता है फर्जी वोटिंग हो जाए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उधर यूपी में बीजेपी के लोग भी संदेह जता रहे हैं। बीजेपी के नेता भी संशय में। वाराणसी से यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि वाराणसी दक्षिण में 9200 वोट फर्जी दर्ज है। इन वोटरों की फिर से जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी का कहना है कि अलग अलग बूथों की शिकायत है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ संत कबीर नगर के मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इन मामलों पर उस व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए जिनका हस्ताक्षर फर्जी है। यानी अगर मेरे नाम से किसी ने फर्जी आवेदन कर दिया नाम काटने के लिए तो मैं जाकर एफआईआर दर्ज कराऊं। अब आप दर्शक बताइए, आप में से कितने लोग जाएंगे एफआईआर दर्ज कराने और कितनों का एफआईआर दर्ज होगा? कहां तो फॉर्म 7 का ये सारा कथित घपला दिखाने पर पत्रकारों को रास्ते लगाने की कहानियां सामने आ रही हैं, डराने की कहानियां सामने आ रही हैं। कोई पत्रकार जमीनी रिपोर्ट करके अगर बता दे कि क्या क्या चल रहा है, लोगों के आरोप सामने रख दे, तो फिर इधर उधर से प्रशासन वाले उस पत्रकार का हाल चाल लेने लगते हैं। तो आम आदमी भला कहां तक जाएगा इन चीजों के खिलाफ लड़ने के लिए? चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता एक दिन में 10 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकता। जो फॉर्म्स जमा किए गए हैं उनकी जांच होगी। अभी कोई नाम नहीं काटे जा रहे हैं और जितना नंबर बताया जा रहा है उतने तो फॉर्म भी नहीं आए हैं। उधर 2003 के बाद मैपिंग न होने से 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को नोटिस दे दी गई। लगभग 2.25 करोड़ वोटरों को तार्किक विसंगति के आधार पर नोटिस दी गई। अब तक 1 करोड़ 69 लाख नोटिस जारी किए गए और 89 लाख नोटिस लोगों तक पहुंच गए हैं। करीब 22 लाख मामलों की सुनवाई भी हो चुकी है। आम आदमी इन सब के बीच खूब सारा परेशान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लखनऊ पश्चिम के अजमत अली और राशिद अली जैसे लोगों को नोटिस मिले। 2003 की सूची देने के बावजूद बार बार बुलाया जा रहा है और इन्हें लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष का आरोप है कि चुन चुनकर मुसलमानों और पीडीए को निशाना बनाया जा रहा है। फर्जी तरीके से उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि सब कुछ जांच पड़ताल और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है। किसी का नाम बिना सुनवाई के नहीं काटा जाएगा। मगर सवाल तो ये है कि फर्जीवाड़ा करने के मामले में बार बार बीजेपी के ऊपर ही आरोप क्यों लग रहा है? क्यों बार बार इन्हीं के लोगों पर फर्जी तरीके से वोट कटवाने की साजिश रचने की बात हो रही है? बीजेपी का नाम ही बार बार क्यों आता है? यूपी के आजमगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम ने इस तरह की चीजों पर जो ग्राउंड रिपोर्ट किया है, आप लोग भी जरा कायदे से देखिए, सुनिए और अंदाजा लगाइए कि एसआईआर के नाम पर कौन कौन सा खेला कथित रूप से जमीन पर चल रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर कौन कौन सा कांड कर रहा है उसे देखेंगे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अक्सर आपने इस तरह की आवाज अपने मोहल्लों में चौकीदार को लगाते हुए सुना होगा। आज ये आवाज मुझे लगानी पड़ रही है क्योंकि मैं इस देश का एक सजग प्रहरी हूं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो आजमगढ़ जिले का मुबारकपुर कस्बा है और यहाँ पे बीएलओज भी खड़ी हैं, सुपरवाइजर भी खड़े हैं। हालांकि इनका इलाका दूसरा है काम करने का। और लोगों का मसला एक ही है कि अगर आप सो गए, अगर आप जागरूक नहीं हैं, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने कहा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये जागते रहना कितना जरूरी है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक सुपरवाइजर
जो बीएलओ टीम का हेड होता है, दिलशाद नाम है इनका, ये दूसरों का वोट बनाते रहे लेकिन खुद इनका वोट कट गया, किसी ने फॉर्म 7 भरकर दे दिया। तो आप सोचिए कि किस हद तक आपको जागना है, नहीं तो यहाँ पे सुपरवाइजर भी सुरक्षित नहीं है, उनका भी वोट कट जा रहा है। बात सही है कि गलत? जी गलत, सही है, सही है ना? आपने जो कहा है सही है। ये देखिए, ये जो आज अदालत यहाँ पे लगी थी, मुझे नोटिस गई थी कि आपका नाम काटा जा रहा है। तो मैं ये नोटिस लेकर के यहाँ पास आया। मैंने कहा कि जिसने, ये कोई रवि चौरसिया नाम के आदमी है, मैंने कहा कि इनको फ़ोन करके बुलाइए और ये साबित करें कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, या मैं अन्यत्र जगह मेरा वोट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, जिसके आधार पर आपने मुझे यहाँ से नाम कटवाने को दिया है। रवि आए? तो रवि चौरसिया का कुछ पता नहीं है, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर जो है स्विच ऑफ कर रखा है और उनका ईपिक नंबर से भी उनका पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन है। इस तरीके से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि फर्जी नाम लिख करके लोग जो है हम लोगों का नाम कटवा रहे हैं। मैं बीएलओ महोदय से ये कहूँगा कि आज आप यहाँ देख लीजिए कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरा नाम नहीं कटना चाहिए और इस प्रकार से किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए। जो लोग उपस्थित हैं, बहुत से लोग ऐसे उपस्थित हैं यहाँ पर, जैसे ये जमील भाई हैं, इनके बेटे का नाम है, और बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। जिनके हाथ में फॉर्म है या मोबाइल में जिसके पास है, वो थोड़ा हाथ ऊपर करके बता दे किसका किसका वोट कटा है या कटने के लिए फॉर्म दिया गया। क्या जियाउल है। क्या कह के बताया गया कि आप हमको फॉर्म 7? हम यहाँ पर आए थे तो हमको पता चला कि हमारा जो नाम कटा हुआ है, तो हम कहा कि अरे नाम तो मोबाइल पर आ गया था लिस्ट पर, फिर क्यों कटने वाला है। तो यही सब बात हुई थी, तो हम यहीं पर कब से खड़े हैं यहाँ पर कि कोई देख लीजिए विभिन्न क्षेत्रों के बीएलओस के ऊपर कितना प्रेशर है। आपने देखा होगा जब ये गणना प्रपत्र दिया गया था, उस दौर में भी इतना प्रेशर हुआ था कि बहुत सारे बीएलओस ने आत्महत्या तक कर ली थी। सही है कि गलत है? हाँ, लेकिन वो दबाव, वो प्रेशर आज भी जारी है, बदस्तूर जारी है। हालांकि चुनाव आयोग और उसके मुखिया ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए पूरे पारदर्शी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कुछ बीएलओस हैं यहाँ पे, उनसे मैं बातचीत कर लेना चाहता हूँ ताकि आप भी देखिए कि किस तरह का कांड यहाँ पे हो रहा है, किस तरह का कारनामा हो रहा है। क्या नाम है आपका? रिफात फातिमा। किस तरह का आपके हाथ में फॉर्म है? ये फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 कितना हाँ, है? 133। 133 फॉर्म है। अच्छा, डीएम की तरफ से कितना बताया गया है कि कितना मिल सकता है या कितना दे सकते हैं आप? एक दिन में 10 फॉर्म ले सकते हैं और पूरी अवधि भर में 30 फॉर्म। तो कितने दिन में इकट्ठा हुआ ये एक ही रात में? एक रात में? हाँ, 133 फॉर्म दिया गया है मुझको। आपने ये सत्यापित किया कि जिनका जिनका फॉर्म दिया गया है वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों दिया गया है फॉर्म? सभी पूरा सोफी के रहने वाले हैं और सभी जीवित हैं। सब जिंदा हैं? जी। तो क्या कहा जा रहा है? इस पे कुछ लोग मौजूद भी हैं यहीं पे, और ये हम लोग से कहा जा रहा है कि आप इस पे रिपोर्ट लगा कर दीजिए कि ये जिंदा है कि नहीं है। जब ये जिंदा है तो रिपोर्ट कैसे हम लोग लगाएं इस पे? भैया हमको फॉर्म 7 आप देते और कहते कि भैया इसको जांचिए, तब तो आप पहले ही उनको अनुपस्थित दिखा रहे हैं, पहले से नामांकित दे रहे हैं, तो हम लोग क्या इसमें रिपोर्ट लगाएं? ये पहले से ही ट्रिक वगैरह सब लगा ठीक है, ट्रिक लगा है इस पे पहले से। एक फॉर्म में हाथ में लेके आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसी तरह से फॉर्म आ रहे हैं, ट्रिक वगैरह लगे हुए हैं पहले से। तो पहले से ही ये कहीं से बैठ करके एक साथ इस तरह के फॉर्म जनरेट किए जा रहे हैं और फिर बीएलओ के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति का वोट काट दो या रिपोर्ट लगा कर। मदेशिया जो बीएलए जो है, इसका मोबाइल नंबर भी गलत है, ये किसी दूसरे का मोबाइल नंबर है और वो अपना ईपिक राजनीतिक दल के बीएलए बनाए गए हैं, उनका नंबर भी सही नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये दूसरे का नंबर है और वो अपना ईपिक नंबर भी नहीं दिया है। ईपिक नंबर भी नहीं दिया? नहीं। और आप लोगों के पास फॉर्म भेज दिया कि इसको काटो? जी बिल्कुल। तो ऐसा सभी के साथ हो रहा है? जी। और एक महिला ला कर दी थी, वीबा बन्नोवाल नाम था उसका। क्या, कौन ला के दिया था? एक महिला, वीबा बन्नोवाल था नाम उसका। कितना फॉर्म दिया था? 133। 133 फॉर्म वही ला के दिया? हाँ, वही ला कर तो दिया। आपने पूछा नहीं कि विभा जी ये जो फॉर्म आप हमको देके जा रही हैं ये गलत है, मैंने कहा विरुद्ध है? मैंने कहा कि ये फॉर्म हम अपने बिना सुपरवाइज़र से पूछे नहीं लेंगे, तो वो बोलें कि अभी जस्ट आपके सुपरवाइज़र से बात हुई है। तो मैंने उनको कॉल की, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, बात नहीं हो पाई, तो वो बोली कि रख लो, सुबह में बात करके फिर मुझको इसकी रिसीविंग देना। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन अभी तक मैंने इस पर कुछ किया नहीं है, वैसे ही है। आज मैंने सभी की जाँच की और सभी जिंदा पाए गए हैं, ये आदमी सारे लोग सभी जिंदा पाए गए, बस 2 लोग हैं जिनका नाम डबल दिख रहा है मुझे। अच्छा। हाँ। तो अब क्या कहना है आपका? आखिर कैसे ये सब सही होगा? ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है और हम लोग से गलत करवाया जा रहा है। देख लीजिए भैया, ये अधिकार भी हमें लोकतंत्र में हमारे वोट के अधिकार से मिलता है कि जो बेबाकी से अपनी बात को सीना ठोक करके जो सामने से कह रही है महिला
कि हमारे साथ ये जो किया जा रहा है 133 फॉर्म एक ही रात में दिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक गए थे जिलाधिकारी से, उन्होंने यही शिकायत की थी कि इस तरह से लोगों का वोट काटा जा रहा है, यानी कि उनकी बात में दम है। वो बात सही है? बिल्कुल सही होगी सर, हम क्या बताएं। आपको भी कुछ ऐसा दिया गया? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम प्रेमलता चौरसिया है अच्छा। और मैं 144 बुथ संख्या है मेरा। और मुझको भी 10 फॉर्म मिला है। 10 फॉर्म मिला है जी। तो आपने सत्यापित किया वो 10 लोग हैं कि नहीं है? नहीं, सभी लोग हैं। सभी लोग हैं जी। तो आपसे कुछ कहा गया कि आप भी कुछ करिए या नहीं, हमसे भी बोला गया है कि आप इसको साइन करके हमको दीजिए, मतलब काट करके आप अपनी मुहर लगा करके लगा दे दीजिए। किसने कहा आपसे? ब्रिजेश चौरसिया। ये कौन है ब्रिजेश चौरसिया? भाजपा के बता रहे हैं, BLA। भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं? जी पीछे से कोई नगर अध्यक्ष की बात कर रहा है, जी तो उनका फोन आया था। जी। तो आपने अपने सुपरवाइजर को बताया कि ऐसे हम पे प्रेशर हो रहा है? सर बताएं उनको कि हमको मतलब बोला जा रहा है कितना फॉर्म आप लोग। आपने साइन वाइन करके दिया कि नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं दिया। जी। आपने क्या किया? आपका क्या नाम है? प्रमिला कनौजिया। आपके हाथ में भी तो 100 से ज्यादा ही फॉर्म लगे। 130 फार्म हमको मिला एक रात। 130 फॉर्म? हाँ, एक ही रात में? एक ही रात में तो 130 फार्म मिला। अच्छा। हमसे कहा गया कि हमको रोज 10 फार्म चाहिए, तो ऐसा हमको साइन करके रिसिप्ट कागज हमको रोज 10 फार्म चाहिए। हम बोले सर ये तो सब लोग मौजूद हैं, हम कैसे आपको देंगे? जब हमारे सामने सब खड़े हैं, हाँ सबको ला कर इकट्ठा कर देंगे, तब आप उनसे बात करिए। तो कहे नहीं किसी से बात मत करिए, हमको 10 फार्म डिस्ट्रीब्यूट करके रोज दीजिए, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। मतलब ये 130 फार्म 13 दिनों में साइन करके दीजिए, लेकिन दे दीजिए, सबका नाम काट दीजिए। जी जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। एक इन बहादुर महिलाओं के लिए एक ताली तो बजनी ही चाहिए भाई, है ना? वाकई आप लोग शानदार काम कर रही हैं और आप ही लोग भारत के लोकतंत्र की जान है। आपका क्या नाम है? रजिया खातून। आप भी BLO हैं? जी जी। आपको कितना फॉर्म दिया गया? 148 फार्म मिला है मुझको। 148? जी। एक दिन में मिला या अलग अलग दिन में? ये मुझको चौथे दिन की रात में मिला था। ये एक साथ ही मगरिब के बाद, हाँ मगरिब के बाद वो 3 लोग लेके आए थे। अच्छा। एक क्या कहा उन्होंने? विभा बरनवाल थी और एक ये यहाँ नहीं रवि चौरसिया, तो इस पे फॉर्म पे लिखा हुआ है ना, वो भी हसन नसीम नाम था उनका। यहीं का पूरा शाह दीवान की बाग से हैं वो। अच्छा। वहीं पे रहते हैं। अच्छा। वो थे और विभा बरनवाल थी। वो हमसे कह रही है कि ये फॉर्म आप ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। हम कहे कि SIR हो चुका है, फार्म 7 की ज़रूरत नहीं है। अब फार्म अब कटने का कोई वो नहीं है, SIR हो चुका है तो फार्म नाम कटने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। मैं उनसे बोली कि मैं ये नहीं ले सकती, आप हमारे अधिकारी से बात कराइए। पहले तो कह रही हैं कि आप अपने सुपरवाइज़र से बात कर लीजिए। तो मैं अपने फ़ोन से मेरे सुपरवाइज़र से बात कराई, तो सुपरवाइज़र बोले कि आप ले लीजिए फार्म, वो अरे 10 फार्म ले लीजिए आप लोग, तो ये पूरा फार्म वो देकर चल। समझ गए आपकी बात को। आप भी BLO हैं? सर हाँ। क्या नाम है आपका? हमारी वाइफ है। आपकी वाइफ है? वो नहीं आई है? सर तबीयत नहीं ठीक था। तबीयत नहीं ठीक है। आपकी वाइफ को भी कुछ फॉर्म वगैरह मिला है? हाँ सर, उनको भी मिला है 130 फार्म, उनको भी मिला है। अलग अलग दिन में? एक ही दिन में मिला है। कौन लेके आया था? क्या रसिया बीमा बनवाल लगे। क्या कहा उन्होंने? वो लोग कहें कि ये फार्म ले लीजिए। हम कहे हम एक नहीं लेंगे, कि नहीं आप ले लीजिए, रख लीजिए, उसको 10-10 फार्म करके एक दिन में साइन करके दे दीजिएगा। बताया नहीं किसका फॉर्म है? आप फॉर्म 7 है। हम लोग कहें फॉर्म हम लोग को SIR कर चुके हैं, सब हमारे में है मौजूद, कोई है ऐसा नहीं है। नहीं, और वो बोले नहीं आप लेके रख लीजिए, हमको 10-10 फार्म रोज करके दे दीजिएगा। हम लोग एक फार्म नहीं साइन करके दिए, इसी तरह पड़ा है। सोशल मीडिया पर एक ये वीडियो भी वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेरठ के बड़ा गांव में भाजपा सदस्य मनवीर और उनके बेटे आकाश ने कथित तौर पर फॉर्म 7 देकर BLO से नाम हटवाने का प्रयास किया। भाजपा के सदस्यों को जब मौके पर बुलाया गया तो वो आए नहीं। जिन वोटरों के मर जाने का दावा किया गया था वो गाँव में हैं, जिंदा हैं, और जिन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास किया गया उनमें से 99% लोग मुसलमान हैं। यानी हर तरफ ये आरोप बराबर लग रहा है कि वोट कटवाने का ज्यादातर प्रयास हो रहा है मुसलमानों का, और कटवाने के प्रयास में शामिल हैं BJP के लोग। अब ये तो निचले स्तर की चीजें हैं, मगर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बताता है कि इस सारी प्रक्रिया का मूल गड़बड़ है। जी हाँ, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लगातार SIR को लेकर बहुत बढ़िया और खोजी रिपोर्टिंग किया है। एक बार फिर से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में SIR लोकतांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि तानाशाही रवैये से करवाया जा रहा है। वैसे तो ये रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी है, मगर इसका सार आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, सुनते जाइए। ये रिपोर्ट बता रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए मेरी मर्जी वाला गाना गा रहा है।
यानी मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। जब मर्जी होती है नियम बदल देता है, जब मर्जी होती है नए नियम बना देता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत सारे फैसले तो व्हाट्सएप पर हो रहे हैं, वीडियो कॉल पर बताए जाते हैं और बार बार नियम बदला गया अलिखित तरीके से, और वो भी सार्वजनिक नहीं किया गया। यानी पश्चिम बंगाल में केजरीवाल बार बार नियम बदल रहा है लेकिन जनता को बताता नहीं, और जनता तो छोड़िए अपने ही लोगों को नहीं बताता। कानून द्वारा जो ईआरओ को शक्तियां दी गई थी तो उसमें बदलाव कर दिया गया, उनकी पावर छीन ली गई और उनकी जगह कुछ चुने हुए अफसरों और पर्यवेक्षकों को बिठा दिया गया। असली अधिकारी सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह गए, बिचौलिया बनकर रह गए। फैसले सॉफ्टवेयर कर रहा है, ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कोई एक साफ नियम यानी रूल बुक नहीं बनी, सिर्फ हर दिन नए नए आदेश चलाए जाते रहे, कभी व्हाट्सएप पर भेजकर, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो कभी मौखिक निर्देशों के तहत। यानी न तो एसआईआर में हिस्सा लेने वाली जनता को पता है कि कल क्या होगा, कौन से नियम होंगे, और न ही एसआईआर करवाने वाले लोगों को, अधिकारियों कर्मचारियों को पता है कि कब नियम बदल जाएंगे, क्योंकि लिखित में ज्यादातर चीजें हो नहीं रही। एरोनेट जो कि वोटर लिस्ट मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है, पहले इसे सरकारी एजेंसी बनाती थी, अब टीसीएस जो कि प्राइवेट कंपनी है वो चला रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बार बार सॉफ्टवेयर बदलकर नए नए बटन जोड़ दिए, नए नए स्टेप जोड़ दिए। इससे हुआ ये कि अफसरों को भी पता नहीं है कि आज कौन सा नियम लागू है, कल कौन सा नियम लागू हो जाएगा। कानून कहता है कि ईआरओ तय करेगा कि नाम रहेगा या कटेगा, लेकिन हकीकत ये हो गई है कि ईआरओ अब खुद फैसला नहीं कर सकता। पहले जिला अधिकारी यानी डीईओ, फिर रोल सुपरवाइजर, फिर माइक्रो सुपरवाइजर, तब जाकर नाम फाइनल होता है। यानी एक वोटर का मामला 4 से 5 जगह घूमता है और ईआरओ सिर्फ फाइल आगे बढ़ाने वाला क्लर्क बन के रह गया है। आम आदमी को बार बार नोटिस, बार बार सुनवाई और बार बार नए कागज दिखाने को कह दिया जाता है। पेपरलेस सिस्टम के नाम पर, सब कुछ आसान और डिजिटल करने के नाम पर बिना ऑडिट किए एल्गोरिदम लगा दिए गए। ये रिपोर्ट कहती है कि गलत डेटा से तुलना किया गया, सॉफ्टवेयर खुद ही तय करने लगा कि कौन संदिग्ध है। कुल मिलाकर वही बात जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है आपके वोटों की रक्षा करना, वो अब न सिर्फ वोट बल्कि आपका भी मालिक बनता हुआ दिख रहा है। समझने वाली बात यह है कि पहले चरण में यहां सिर्फ 3% लोग संदिग्ध निकाले गए थे, फिर नया एल्गोरिदम लगाया गया, लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी, नाम की स्पेलिंग बदल गई, उम्र का फर्क ठीक नहीं लगा इसको, माता पिता या दादा दादी की उम्र से मेल नहीं खाया, जेंडर और नाम मेल नहीं खाया, और इन सब का नतीजा ये हुआ कि संदिग्ध मतदाता 32 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए। और यहां भी आप देखिए, एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन बूथों पर पहले 11% मुस्लिम संदिग्ध थे, सॉफ्टवेयर ने बाद में वहीं पर उन्हीं बूथों पर 72% तक संदिग्ध बना दिए लोगों को। यानी यह सिस्टम मुस्लिम वोटरों को ज्यादा निशाना बना रहा है। अब आप जरा कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश में जगह जगह आरोप लग रहा है भाजपा के लोग मुसलमानों का वोट कटवा रहे हैं फर्जी फॉर्म 7 भर के, और यहाँ पश्चिम बंगाल में सॉफ्टवेयर भी ऐसा है जो ज्यादातर मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है, कथित रूप से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह रिपोर्ट बता रही है कि रोजाना सैकड़ों मामले वेरीफाई करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन खाली कागज जमा हो रहा है, क्योंकि ईआरओ फैसला कर ही नहीं सकता। बाद में ऊपर के अफसर फैसला करेंगे, यानी ट्रेंड अफसर नहीं बल्कि अस्थायी कर्मचारी और सॉफ्टवेयर मिलकर वोटर का भविष्य तय करेंगे, वो मतदाता रहेगा कि नहीं रहेगा। चुनाव आयोग के सिस्टम में केवल 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं, और अगर कोई अन्य दस्तावेज लेकर आया तो सिस्टम उसे लेगा ही नहीं। खुद जिला मजिस्ट्रेट भी परेशान है। कई डीएम ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कहा कि साफ नियम बताइए, कौन सा दस्तावेज मान्य है, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। पहले कहा गया कि आधार कार्ड मान्य होगा, फिर सॉफ्टवेयर ने सिर्फ आधार अपलोड करना बंद कर दिया। कोई लिखित आदेश नहीं, बस चुपचाप सॉफ्टवेयर बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। फरवरी के अंत तक लिस्ट फाइनल होनी है। और फिर से याद दिला दूं, जैसे ही ये लिस्ट आएगी वही बिहार वाला फार्मूला यहाँ भी अपनाया जा सकता है। जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 2-4 दिन में सबको चुनाव में उलझा दिया जाएगा, ताकि एसआईआर और लिस्ट को लेकर जो सवाल हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो दब के रह जाएं। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को पूरे देश में जैसा चाहे वैसा करने की छूट मिल गई है और कोई देखने, सुनने, रोकने टोकने वाला नहीं है। ज्ञानेश कुमार किस दर्जे के झुट्टे आदमी हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है, और किसके आदमी हैं ये भी आप जानते हैं। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हो सकता है नागरिक को बंधुआ बनाना जरूरी हो। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।